प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। कहा जाता है व्यक्ति में दम हो चाहे ना हो, व्यक्तित्व में दम होना चाहिए। तो 2022 का मेरा यही मंत्र है कि आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि लोग आपको पूछे, लोग आपकी पूजा करें, लोग आपके फैन हो जाए, लोग आपके कायल हो जाएं। क्योंकि आप शरीर से कितने बलिष्ठ हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके अंदर गुण कितना है, आपके अंदर टैलेंट कितना है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को समझाइए। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम ही है कि मैं किस विषय में बात करने वाला हूं, क्योंकि पिछले की वीडियो में रेजोल्यूशंस 2022 में मैंने अपने युवा साथियों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे प्लान करें सो एज कि जीवन में सफल हो जाए। और ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों के लिए है, ओनली फॉर माय किड्स, कि हम मतलब जीवन में कैसे सफल हों, किस प्रकार से पढ़ाई करें कि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो देखिए, कुछ एक पॉइंट्स लिख के लाया हूं, केवल आप उन पॉइंट्स को ध्यान से समझते रहिए और उस पर अगर आप एक्शन करेंगे, अगर उसको अमल में लाएंगे तो गारंटी ले लीजिए कि आप जरूर सफल होंगे ही होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे ऊपर ही मैंने लिख दिया, दमदार बनो, दमदार बनो। मतलब दमदार बनो, दमदार बनो। दमदार के साथ आपको ईमानदार भी होना चाहिए, ठीक है ना। आपका शरीर बलिष्ठ है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार क्लास में मुझे बच्चे मिल जाते हैं तो काफी ऐंठ ऐंठ के चलते हैं, ठीक है, एटीट्यूड में चलते हैं। तो उनको प्यार से समझाता हूं, बच्चे इधर आओ, ये आपकी ऐंठन है और आपका ये शरीर है, ये बलिष्ठ है, आप इसका ज्यादा गुमान मत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके जैसे ये जो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो बंदूक लिए खड़े रहते हैं छोटे छोटे अधिकारियों के साथ में। तो आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने टैलेंट को बढ़ाइए, आप अपने टैलेंट पे काम कीजिए। यदि आपको किसी दूसरे चीज का गुमान है तो कभी काम नहीं आएगा। काम और काम केवल आपकी ईमानदारी काम आएगी और आपका जो पढ़ाई है, टैलेंट काम आएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले अगर मुझे सफल होना है तो आलस्य त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा? आलस्य। और संस्कृत में एक श्लोक भी तो है, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। कि आलस करने वाले को विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आलस्य और विद्या का मीलों का मतलब फासला है। यदि आप आलसी हैं तो आप ये कभी उम्मीद मत कीजिए कि आपको विद्या आ जाएगी। और अगर आपके पास विद्या नहीं है, विद्या ही तो एक माध्यम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, विद्या ही तो एक माध्यम है जिससे आप अपने अंदर टैलेंट भरते हैं, आप अपने अंदर दम भरते हैं, दमदार बनते हैं। और जब आप दमदार बनेंगे तो लोग आपकी पूछ करेंगे, सभी रिश्तेदार बोलेंगे हाँ भाई कैसे हो, अनावश्यक ही मित्र बन जाएंगे। और आपके पास अगर मित्र अगर 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 आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र भी नहीं बनेंगे, लेकिन आपके पास धन है तो आपके मित्र हजारों बन जाएंगे और न जानने वाले भी आपके मित्र बन जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो आप सबसे पहले आलस्य त्याग कर दीजिए। जब आपने आलस्य त्याग कर दीजिए, बच्चों को समझा रहा हूं, अगर आपने आलस्य त्याग कर दिया तो विद्या तो आएगी ही आएगी। जब विद्या है तो धन है, और धन है तो मित्र है, और मित्र है तो सुख है। मित्र का मतलब यह है साग संबंधी हो गए, जो आपके सगे संबंधी हो गए, जो आपके नियर एंड डियर वंस हो गए, वो तभी आपकी पूछ करते हैं जब आपके पास पैसा होता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो मतलब फोन करने से भी लोग डरते हैं, दूरी बना के रखते हैं कि यार कहीं पैसा ना मांग ले। तो आप इस पे काम कीजिए, आलस्य त्याग दीजिए। अच्छी पढ़ाई करके ही सपने पूरे होते हैं, चाहे हमारे हों या हमारे मम्मी पापा के। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कि आप जब पढ़ रहे हैं तो केवल आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपके माता पिता के सपने भी पढ़ रहे हैं। आपके माता पिता सपने बुनते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो ये हसरतें मेरी पूरी हो जाएगी, उसकी हसरतें पूरी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ रहे हैं, और खास करके उन गरीब बच्चों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, गरीब इन द सेंस फाइनेंशियली जो वीक होते हैं, माता पिता बेचारे दोनों ही मेहनत करते हैं, कहीं मजदूरी करके, कहीं ठेला चला के, कोई किसी के घर में काम करके आपको पढ़ा रही है। तो आप ये देखिए ना कि जिस स्कूल में जो सबसे धनी सेठ का लड़का है वो भी पढ़ रहा है, और जिस उसी स्कूल में आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप कहां से गरीब हुए? आप गरीब नहीं हुए, आपके माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है,
कोई बात नहीं, लेकिन भाई आप पढ़ भी तो उसी स्कूल में रहे हैं, सबसे टॉप स्कूल में भी तो आप ही पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसका फायदा बुनाते हैं? क्यों नहीं ऐसा काम करते हैं? क्यों नहीं बढ़िया से पढ़ते हैं कि केवल और केवल जब तक आपकी पढ़ाई हो रही है तभी तक आपके माता पिता कष्ट में है। जब आप पढ़ लो, जब आप बड़े हो जाओ तो आप अपने मम्मी पापा को ऑप्शन दो कि मम्मी पापा अब मैं लायक हो गया हूं, आप लोग आराम कीजिए, आपने बहुत कष्ट झेले हैं, आपने इन हाथों को बहुत कष्ट दिया है, आप अब आराम कीजिए, अब मेरी बारी है, मैं आपको कमा के खिलाऊंगा। क्यों नहीं इस तरीके से बनते? बहुत बार मैं बच्चों को देखता हूं कि भाई माँ बाप भी गरीब है और उनकी मां और जो बच्चे हैं वो इतने मतलब दुष्ट स्वभाव के होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं, वो भी नहीं पढ़ते, पप्पू बन के रहते हैं। 2-4 दोस्त है उनके ग्रुप में शामिल रहेंगे और पढ़ाई करेंगे ही नहीं। उनको लगता है कि हमारी इन आवारागर्दी में हम टीचर्स को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, डॉन बन के घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, इधर छेड़ लिया उधर छेड़ लिया। भाई कुछ नहीं होता इनसे। अभी भी आपके माँ बाप तो बेचारे फाइनेंशियली कमजोर हैं और तुम ऐसे लफंगागिरी करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे, गली के कुत्ते, गली के गुंडे बन के रह जाओगे और किसी दिन पकड़े जाओगे और जेल में सड़ते रहोगे। तो इन आदतों को सुधार लो। ये उन बच्चों के लिए है जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, इन बच्चों के लिए नहीं है जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो ईमानदार बने हुए हैं और मतलब बिल्कुल एक डेडिकेटेड स्वभाव से पढ़ते रहते हैं। उसके बाद आ जाइए एनहांस नॉलेज, राइट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एनहांस नॉलेज का मतलब यह है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप केवल आप ये मत सोचिए कि भाई मुझे परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेने, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेने, नहीं, आप अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए, आप चीजों को सीखिए, आप इस तरीके से, आप इस भावना से पढ़िए कि यार मुझे सीखना है। जब आप सीखने की भावना से पढ़ते हैं तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो अपने आप ही आ जाते हैं। मार्क्स फिर कहीं नहीं पीछे रहते हैं। आपको नॉलेज है, आप चीजों को समझते हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो आपके मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आएंगे यार, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन आप रट्टा मारते हैं, रोटन मेथड अगर आप यूज करते हैं तो केवल और केवल आप उन्हीं प्रश्नों को कर पाएंगे जिनको आप रटा है, जिनको आपने याद किया है। अगर बुद्धि से कोई प्रश्न बनाना आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस पे जरूर गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट, एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में, वो क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितने भी मार्क्स लाइए, सपोज यू आर गेटिंग 99%, आप कैसे भी ला सकते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ 2%, 2 आदमियों के सामने आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो आप वो 99% किसी काम के नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क भाई कितने परसेंटेज आए हैं। जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं, जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो आपके परसेंटेज नहीं बोलते, तब आपके स्किल्स बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है, इस पे काम कीजिए। यदि आप इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुनिया की रेस में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि भविष्य में जो भविष्य होने वाला है उन्हीं लोगों का होगा दोज हु आर नोइंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जानते हैं और सोशल स्किल्स जानते हैं। सोशल स्किल्स का मतलब क्या है? भाई मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूं। शाय किस्म का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब शर्मिला किस्म, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव। तो आप ये बताइए, 4 बंदे हैं और जहां पे बोलने की जरूरत है और आप अपने मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को दबाए रखेंगे, उस प्रकार से बिहेव करेंगे, तो कौन पूछेगा आपको? कोई भी नहीं पूछेगा। तो यू मस्ट हैव सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में ये भी आता है कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप छोटे से कैसे बात करते हैं, बड़े से कैसे बात करते हैं, किस प्रकार से आप बात करते हैं। बात करने में मतलब प्रेम बरसना चाहिए, आपकी बोली में मिठास होना चाहिए, लोग आपको प्रेम करें, इस तरीके से आपके सोशल स्किल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में एटीट्यूड है और सामने वाला आपसे कन्नी काटे कतराए। तो इस प्रकार का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे घर में कोई आता है, तो सबसे पहले यदि हम स्टूडेंट है तो सबसे पहले हमारा यही फर्ज बनता है कि उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करें। उसके बाद उसको घर में बुलाएं और पूछे कि जी अंकल जी बताइए किस प्रयोजन से आए हैं, बताइए कैसे आपकी सेवा करूं। तो इस तरीके से, ऐसे ही थोड़ा पापा नहीं है अंकल मत आना। अरे भाई जो आया है सामने आपके घर पे, अतिथि देवो भव, जो आया है उस अतिथि को प्रणाम तो करो, उससे प्रेम से 2 बातें करो, उसके बाद प्रयोजन पूछना। आते ही सीधा बोल दो कि नहीं है पापा भागो यहां से, तो ये किस प्रकार का सोशल स्किल्स है। तो ये स्किल्स अपने बच्चों को सिखाइए। मैं एक जगह पढ़ाने जाता हूं, एसएचओ साहब के घर पढ़ाने जाता हूं,
तो जो बच्चे आते हैं तो हमेशा ही मेरे को विश करते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो एक बार मैं बैठा हुआ था तो उनकी मम्मा पूछ रही थी कि सर को विश किया तूने? तो वो बोला हाँ मम्मा मैंने किया है। तो सर मैम मैंने सुन लिया, फिर मैंने बोला जी मैम इसने किया है। तो कहने का मतलब जो लोग हैं जो जानते हैं सोशल स्किल्स, वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि बेटा ऐसे बिहेव करना है, बार बार बताते हैं और ध्यान रखते हैं। लेकिन आज के जमाने में होता क्या है, हम केवल ये जानते हैं हमारा बच्चा जा रहा है स्कूल में, बस स्कूल में जा रहा है, भाई उसको घर पे भी सिखाओ कि आपको अपने टीचर्स की कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, बड़े की कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, छोटों की कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, ठेले वाले की कैसे रिस्पेक्ट कर रही है, ठेले वाले से सब्जी खरीदना, ओए ये 2 किलो सब्जी डालियो, इस तरह के से नहीं बोलना होता है। प्यार से बोलिए भाई, वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी तो अपना काम कर रहा है, वो कोई मतलब किसी की चोरी चमारी थोड़ा ना कर रहा है। तो प्यार से बोलिए अंकल जी कितने रुपए किलो है, ठीक है ये दीजिए, वैसे दीजिए। तो ये भी अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हैं तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, ये भी दिखाता है कि आप कितने सभ्य परिवार से आए हैं, आपके माता पिता ने आपको क्या शिक्षा दी है, आपके गुरुजनों ने आपको क्या शिक्षा दी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अनावश्यक फालतू दोस्तों से दूरी बनाओ, दमदार अच्छे दोस्त रखो, पप्पू मत बनो। क्या मत बनो? पप्पू मत बनो। पप्पू, पप्पू इन द सेंस जैसे कि देयर आर द 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और क्या होता है कि एक इसमें से मान लीजिए पप्पू है, ये इन चारों के साथ घूमता रहता है, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ। पप्पू इन द सेंस कि अनावश्यक ही घूमता रहेगा, कोई काम नहीं है तो भी घूमता रहेगा। मतलब वो चाउमीन बर्गर पैटीज मान लीजिए बड़े घर का है कोई, और कुछ एक ऐसे फ्रेंड्स हैं उनको घुमा रहा है, अपने वश में रख रखा है। तो आप ये बताइए कि जब उसके पास पैसा है, उसका बाप बड़ी हस्ती है, तो वो पैसे खा रहा है, ना पढ़ रहा है ना आपको पढ़ने दे रहा है, तो ऐसे दोस्तों के साथ घूम के फायदा क्या है भाई? उसका तो कुछ हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा यार। तुम्हारे मम्मी पापा इतने अमीर थोड़ी ना है, जो कुछ भी होगा तुम्हारे दम पे होगा। और तुम क्या कर रहे हो? पप्पू बन के घूम रहे हो। जब पप्पू बन के घूमोगे तो चप्पू ही चलाना पड़ेगा, आगे बात समझ में, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पप्पू मत बनिए, दमदार बनिए, कुछ दम होना चाहिए, अपने अपने अंदर गट्स होना चाहिए। दूसरों के पीछे घूमने से क्या लगता है, मुझे तो उन लोगों पे शर्म आती है जो अनावश्यक ही नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं। अरे अपना काम करो यार, ये नेता किसी के नहीं होते। हम इसके कार्यकर्ता हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, किसी के कार्यकर्ता नहीं होते, ये नेता किसी के नहीं होते। आपस में बैठ के शाम को लंच करेंगे और जो कार्यकर्ता होते हैं बेवकूफ लोग, उनको लड़ाते रहते हैं। वो बोलेगा मैं बीजेपी का हूं, वो बोलेगा मैं कांग्रेस का हूं, ले मैं तेरा सर फोड़ता हूं, तू मेरा सर फोड़। क्यों सर फोड़ते हैं आप लोग? मत फोड़ा कीजिए सर, ये किसी के नहीं होते, ये इनका प्रोपेगेंडा होता है, ये चलाते रहते हैं, लोगों को लड़ाते रहते हैं धर्म जाति मजहब के नाम पे। कभी नेता को आपने देखा है एजुकेशन के ऊपर बोलते हुए? कभी नहीं बोलेंगे, वो बेवकूफ है। खुद तो पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है, स्कूल बंद करके रखा हुआ बेवकूफों ने, ठीक है। तो आप नेताओं की बातों में मत आए कि नेता का पॉलिटिक्स, पॉलिटिक का मतलब ही क्या होता है? पॉलिटिक का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं? पॉलिटिक का मतलब राजनीति, नीति करके जो राज करे, साम दाम दंड भेद इन सब चीजों का इस्तेमाल करके जो राज करे, वो उसी को क्या कहते हैं? राजनीति। तो ये राजनीति करते हैं, उसको लड़ाएंगे, इसको लड़ाएंगे। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए। चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बॉस हैं, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, कुछ भी हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके चक्कर में पड़े तो समझ लो डूब गए आप, ठीक है ना। क्योंकि चमचे किसी के नहीं होते। राजनीति अगर कर रहे हैं तो ये किसी के नहीं होते, मतलब डुबाने के ही काम आएंगे। तो आप इस पे थोड़ा विचार विमर्श कीजिए। नेक्स्ट है घर पर फोन, मोबाइल फोन दूर ही रखो। जैसे कि मान लीजिए आजकल के बच्चे हैं, पेरेंट्स ने हर एक बच्चों को मोबाइल फोन दे रखा है। मतलब अब मोबाइल फोन बच्चों को जरूरत है, ठीक है, अच्छी बात है। व्हेन दे आर गोइंग आउट ऑफ द होम, जब घर से बाहर जा रहे हैं तब उनको मोबाइल फोन देना चाहिए। क्योंकि भाई कब आओगे, ट्यूशन जा रहा है कोई कॉलेज जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तब उनको मोबाइल फोन दीजिए। उनसे खुशामद पूछिए कि बेटा कैसा है। लेकिन घर पे आने के बाद आपने उनको मोबाइल फोन दे रखा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टा चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई गेम आजकल हो रहा है मोबाइल पे वो खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या खेल रहा है। तो घर पे मोबाइल फोन देने का क्या प्रयोजन बनता है? घर पे आ गया बच्चा, बोल दे बेटा वहां पे मोबाइल रख ले, ऑन करके रख लो, किसी का फोन आएगा देन यू कैन रिसीव द कॉल। लेकिन उसको 24 घंटा जेब में ढूंढे हो, रजाई ओढ़ लिया, रजाई के अंदर मोबाइल फोन चलाया जा रहा है, चैटिंग किया जा रहा है, ऐसे ऐसे
मतलब केसेस बन जाते हैं, तो वो उस पार्टी का आ गया, वो दूसरी पार्टी का आ गया और दोनों में गुत्थम गुत्थी हो जाता है, लड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार की चीजों पे निगरानी रखें। इफ यू आर अ पेरेंट, यदि आप माता पिता हैं तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें भाई, कि आपके जो बच्चे हैं आजकल मोबाइल का गलत इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पढ़ाई की जगह। तो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि मोबाइल फोन घर पे जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन को अलग रखिए। व्हेन दे आर गोइंग आउट तब उनको दे दीजिए कि ले बेटा मेरे को कॉल करके बताना कि तू सही सुरक्षित पहुंच गया है कि नहीं है। घर पे जब है आपके बच्चे तो मोबाइल फोन रख लीजिए, मोबाइल फोन देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन केवल और केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए बच्चों के लिए, तो और उनका कोई और मुझे कोई काम नहीं लगता। खुद से बेहतर बने, खुद से बेहतर बनो, किसी से बेहतर नहीं। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। जब हम कंपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं तभी दिक्कत आती है। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से कंपेयर क्यों करना यार, हमें खुद को बेहतर बनना है कि दूसरों को बेहतर बनाना है। जब आपको खुद को बेहतर बनना है तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। आप क्लास में कल बैठे थे, आज वही बंदे हैं क्या? नहीं, वो बंदा नहीं होना चाहिए। क्लास में आज वाला जो बंदा है कल से अच्छे व्यवहार वाला होना चाहिए, कल से अच्छे नॉलेज वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल भी जो आपको आता था आज भी वही आता है, तो यू आर ऑन द सेम पाथ, आप अभी भी वहीं पे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, डिक्शनरी खोलिए, 10-5 न्यू वर्ड्स याद कीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ टिप्स याद कीजिए, कोई चीजें याद कीजिए, सेंटेंसेस याद कीजिए, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद कीजिए। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाइए। मालूम पड़ा कि 8th स्टैंडर्ड में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी थी है, 10th में भी ऐसी है, 8th स्टैंडर्ड में भी आप टपोरी थे, अभी भी टपोरी हो, 8th स्टैंडर्ड में भी आप ऐसे ही कॉरिडोर्स में घूमते रहते हैं फालतू बच्चों की तरह, आज भी घूम रहे हो। तो चेंज क्या आया? किसी साल में चेंज आया है? किसी साल में चेंज आया है? अभी भी वही हो आप और पहले भी वही थे। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। कीप अ कैलेंडर, चेक इट आउट, चेक इन एंड चेक आउट। एक कैलेंडर रखिए। फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी मंथ का एक वो निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, और हर दिन नोट कीजिए कि आपने रात को सोने से पहले क्या प्लान किया था, और सोने के जब आप सोने के लिए जा रहे हैं अगले दिन के लिए, तो आप देखिए कि आपने जो जो प्लान किया था क्या आपने किया है कुछ। यदि किया है तो पुटा टिक मार्क, हाँ भाई आज का दिन सफल रहा। यदि नहीं किया तो पुटा क्रॉस मार्क कि आज का दिन आपने बर्बाद कर दिया। और चेक कीजिए कि महीने में आप कितना दिन बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे करते 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 यू विल गेट टू नो, हाँ यार मैं हर एक दिन को बिल्कुल मतलब एफिशिएंसी से यूज कर रहा हूं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट, प्रश्न पूछने की आदत डालो। क्या पूछने की आदत डालो? प्रश्न। आप क्लास में बैठते हो, चुपचाप बस बैठे रहते हो, ऐसे करके बैठे रहते हो, ऐसे करके बैठे रहते हो, ऐसे करके बैठे रहते हो, ऐसे करके। अरे भाई क्लास में बैठने का क्या मतलब? आप बिल्कुल अटेंटिव होके बैठिए। अपने टीचर से अगर समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछिए और जानने की इच्छा रखिए, क्यूरियोसिटी रखिए कि भाई हमें और नई चीज जाननी है। बस आप ऐसे रिलैक्स होकर बैठते हो, चलो भाई एक पीरियड ओवर हो गया, दूसरा पीरियड ओवर हो गया, एक लेक्चर ओवर, दूसरा लेक्चर ओवर, तो ऐसे ही जिंदगी भी निकली जाएगी। आप जब ज्ञानी अर्जित नहीं कर रहे हैं, आप विद्यार्थी बन के पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो चीजों को सीखेंगे कहां से? पढ़ाई के तरीके बदलो, पढ़ाई के तरीके बदलो। पढ़ाई के तरीके बदलो का मतलब क्या है? जब हम रीडिंग करते हैं तो एक एक लाइन को अंडरलाइन करो, ध्यान से पढ़ो। फॉर एग्जांपल कि भाई जनरली मैं पढ़ा था, मैंने टीचिंग +2 स्टैंडर्ड, तो मैंने रीडिंग करवा रहा था, तो मैंने उनसे वैक्यूम की स्पेलिंग पूछ दी। तो जरा आप बताना वैक्यूम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? बताओ जरा, वैक्यूम बोलते हैं उसको, बताओ तो जरा। यस, VACCUM, यही बोल रहे हो? यही बोल रहे हो ना भाई? VACCUM। अगर ये बोल रहे हो तो गलत हो, महागलत हो ना। आपने कभी ध्यान से पढ़ा, टीचर ने हो सकता है बताया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने जब व्हेन यू आर रीडिंग दोज लाइंस तो आपने अंडरलाइन क्यों नहीं किया? आपको अंडरलाइन करना चाहिए था। वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM होता है। क्या होता है? UUM। क्या होता है? UUM। बचपन से 4th या 5th क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि वैक्यूम स्पेस इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। पढ़ाई खत्म होने, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद भाई 2 साल चाहिए, 3 साल। लड़का क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है। अरे तैयारी क्यों कर रहे हो बे? अभी तक तुम क्या कर रहे थे? ग्रेजुएशन तक क्या कर रहे थे? पढ़ाई नहीं कर रहे थे।
तो तैयारी के लिए 2 महीने ही काफी होते हैं यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो, हर एक चीजों को ध्यान से पढ़ा हो, हर एक फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ा हो, शॉर्टकट मेथड उसी समय जाना हो। एनसीईआरटी की बुक है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद कुछ ऐसी बुक्स लाइए जो आपकी नॉलेज एनहांस करे, जो आपको प्रैक्टिस दे। तो पढ़ने के तरीके आप बदलिए, पढ़ने के तरीके बदलेंगे तभी तो जब आप ग्रेजुएशन पूरे करके निकलेंगे तो कोई कंपटीशन एग्जाम देना होगा तो यू विल क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आप चीजों को समझिए। ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरीके से ही मैंने पढ़ा है और इसी तरीके से कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं आप तोड़ सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैंने एसएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सीटेट फर्स्ट, एसटेट फर्स्ट, यूपीटेट फर्स्ट, तो ये सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि हमने ध्यान से पढ़ा है। जब हम पढ़ते हैं तो चीजों को अंडरलाइन करते हैं कि भाई इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है, इस चीज का मतलब पूछा जा सकता है, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, इसके शॉर्ट ट्रिक्स क्या होंगे, तो ये पूछिए, समझिए। आपके टीचर को सब कुछ आता है, आपके टीचर को सब कुछ आता है, आप पूछते ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं पूछते, आप जीरो पूछते हैं। आप पूछेंगे तभी तो टीचर बताएगा। टीचर को क्या सपना आ रहा है कि भाई इस बच्चे के अंदर ये प्रश्न है, गो एंड आस्क कि सर इस जो क्वेश्चन है इसको मैं और छोटे तरीके से कर सकता हूं क्या। आप ये ध्यान रखिए, लंबे लंबे जो मेथड हैं दैट इज ओनली टू गेट मार्क्स। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, हर एक मेथड, हर एक फॉर्मूले के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, दैट इज गोइंग टू कम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अभी से सीखना तैयार कीजिए। माँ बाप के पैसे वेस्ट करोगे 5-6 लाख और कहोगे कि हम कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ओनली प्रिटेंशन, बहाना बनाते हैं आप लोग। पढ़ाई के तरीके बदलो, डेली एक्सरसाइज करो 15 मिनट, डेली एक्सरसाइज करो, डेली मेडिटेशन करो, प्रभु को धन्यवाद करो, ईश्वर को धन्यवाद करो कि हे ईश्वर तूने सबसे पहले तो इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं जो मेरी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, इतने अच्छे मेरे गुरुजन दिए हैं जो मेरी सारी क्यूरियोसिटी होती है, जो सारे मेरे प्रश्न होते हैं उनका वो लोग समाधान करते हैं, और इतने अच्छे मित्र हमेशा अच्छे ही बनाने चाहिए। टपोरियों के साथ घूमोगे तो टपोरी बन जाओगे, जिनके साथ आप रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, और वही एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि आप भविष्य में कैसे होने वाले हैं। तो अच्छे मित्र बनाइए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, तभी आप भविष्य में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। तो डेली एक्सरसाइज कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु आपने इतने अच्छे माता पिता, इतने अच्छे गुरुजन और इतने अच्छे मित्र दिए हैं। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो द रेट ऑफ सक्सेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपने पढ़ाई के तरीके बदलेंगे, लक्ष्य बदलेंगे। और लक्ष्य कभी भी तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम आलस्य नहीं करते। आप अपने लक्ष्य को लिख के चिपका दीजिए। कुछ एक जैसे इंस्टीट्यूट में बच्चे हमारे पढ़ते हैं तो उनको मैंने शुरू वाले दिन ही बताया था दैट यू हैव टू राइट योर एम एंड यू हैव टू पेस्ट ऑन योर स्टडी टेबल। आप अपने स्टडी बोर्ड पे चाहे जहां पे भी दीवार पे चिपका सकते हैं। तो कुछ एक तो मैं चिपका के आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा, लास्ट में अभी आ जाएगा। तो आप इन सब चीजों को समझें, आप इन सब चीजों को करें प्यारे बच्चों। आप जब करेंगे, जब चीजों को लिखेंगे तभी आपको याद रहेगा, बार बार आपको याद आएगा कि हाँ यार मुझे तो ऐसे करना है। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ विराम देता हूं अपनी वाणी को। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। इफ यू आर द पेरेंट यू विल पुट ऑन योर स्टेटस, आप स्टेटस पे लगाएंगे सो दैट कि दूसरे भी जाने कि हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करनी है, उनको ऐसे गाइडेंस देनी है। टिल देन प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका प्रेम यूं ही बरसता रहे और बारिश भी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बारिश के साथ आप लोगों का प्रेम बरसता रहेगा। टिल देन ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।